नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी निष्कासन। मालती जोशी जी मेरी प्रिय लेखिका हैं। जब मैं उनकी कहानी पढ़ती हूँ या आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ तो फिर मैं उसी कहानी का एक पात्र बन जाती हूँ और उसी परिवार को मैं जीने लगती हूँ। और जब कहानी समाप्त होती है तब मुझे वास्तविकता का आभास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी लंबी कहानी निष्कासन। सारी रात शरीर पर जैसे छिपकलियां रेंगती रहीं। 4 बजे के बाद तो बिस्तर पर लेटना मेरे लिए असंभव हो गया। शॉवर के नीचे बैठकर देर तक नहाती रही, तब जाकर जी हल्का हुआ। बाथरूम से लौटकर देखा, डॉक्टर कोहली अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। नींद में उनका चेहरा बच्चों का सा लग रहा था, तृप्त, शांत, निर्लिप्त। उनके हल्के खर्राटे दक्षिण महासागर के स्वर में घुल मिल गए थे। दक्षिण महासागर जो इस ब्रह्म मुहूर्त में उषा का आवाहन कर रहा था। मंद्र सप्तक में आरोह अवरोह भरती हुई उन लहरों का गंभीर नाद मुझे बाहर आने का निमंत्रण दे रहा था। कमरे की चारदीवारी मुझे जहर सी लग रही थी। मैंने अपने गीले बालों का एक ढीला सा जूड़ा बनाया और बाहर निकल आई। काउंटर पर बैठे क्लर्क ने मुझे गुड मॉर्निंग किया। गेट पर ऊँटते से दरबान ने मुझे सलाम भी किया, पर किसी की भी आंखों में मुझे आश्चर्य या कौतूहल नहीं दिखाई दिया। सागर के सम्मोहन से शायद वे लोग मुझसे ज़्यादा परिचित थे। अभी पौ नहीं फटी थी, पर गीली रेत में भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। सबकी आंखें दक्षिण के प्रसिद्ध सूर्योदय के देखने के लिए ललक रही थीं। उस भीड़ में यद्यप कहीं कोई परिचित चेहरा नहीं था, फिर भी उस क्षण वे सारे लोग बड़े अपने से लग रहे थे। भीड़ से छिटक कर मैं कोने में बैठ गई। जल की सिंदूरी आभा को अपने में भरती हुई मेरी आंखें विवेकानंद शिला स्मारक से जा टकराईं, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। जैसे जैसे दिशाएं उजली होती जा रही थीं, उसका एक एक अंग उद्भासित हो रहा था। पहले शिखर, फिर गर्भगृह, फिर सीढ़ियाँ। लग रहा था जैसे किसी शिल्पी ने तम का पहाड़ चीर कर एक मंदिर ऊपर से नीचे की ओर तराशना प्रारंभ किया हो। बहुत दिनों पहले गरोठ के पास धर्म राजेश्वर का मंदिर देखा था, उसी की याद हो आई। खिलखिलाहट की ध्वनि सुनकर मैंने चौंक कर सिर उठाया। कल वाली स्कूल पार्टी पूरे तट पर फैल गई थी। कल यही सब शिला स्मारक पर भी मिली थीं। सारा वक्त मेरी आंखें उन्हीं का पीछा करती रहीं। उनका चहकना, खिलखिलाना, गोल गोल आंखें घुमाकर बात करना, एक दूसरे के कंधों पर झूल कर चलना, टीचर को देखकर जीभ काट लेना, सब कुछ कितना प्यारा लग रहा था। जब तक वे लोग बोट पर बैठकर रवाना न हो गईं, मैं अपलक उन्हें देखती रही। होश में आने पर देखा डॉक्टर कोहली एक गवाक्ष के सहारे चुपचाप खड़े समुद्र को निहार रहे हैं। मुझे अफसोस है, मैंने उनके पास जाते हुए संकोच में डूबे हुए स्वर में कहा। नहीं, अफसोस की क्या बात, उन्होंने भर्राए कंठ से कहा और आगे चल दिए, जैसे अब तक मेरी ही प्रतीक्षा में खड़े हों। मैं घिसटती सी उनके पीछे चल दी। मन में एक अपराध बोध व्याप गया। मेरी वजह से आज की सारी शाम बेसुरी हो गई है। तरह तरह से मैंने उस तनाव को तोड़ने का प्रयास किया। स्मारक के दर्शन के बाद जब हम लोग बोट के इस किनारे तक आए, तब तक वे काफ़ी नॉर्मल हो चुके थे। सुनिए, उन्हें सहज जानकर मैंने सफाई देते हुए कहा। इन लड़कियों को देखकर मुझे गुड़िया की याद हो आई थी। मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं, पर मैं क्या करूँ? इसमें गलत तो कुछ नहीं, उन्होंने जैसे मुझे आश्वस्त करते हुए कहा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं बुद्धू की तरह उन्हें देखती रही। तुम्हें हर बार स्कूली लड़कियों को देखकर ही गुड़िया की याद क्यों आती है? इन 15 दिनों में मैंने ये बात कई बार मार्क की है। फ्रॉक या स्कर्ट ब्लाउज वाली किसी लड़की को देखते ही तुम्हारी आंखें पीड़ा से भर उठती हैं। क्या तुम्हारी कल्पना में वो अब भी छोटी सी बच्ची ही है? मैंने भी उसे देखा है। वो एक सुंदर युवती है, मनोहर और मांसल। तुम पता नहीं क्यों उसे अब तक नन्ही मुन्नी गुड़िया ही समझती रही हो। शायद माँ की नज़रों में बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं, ठीक है ना? शायद यही बात हो। उनके लंबे चौड़े वक्तव्य का मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया। अब उन्हें कैसे समझाती कि साड़ी में लिपटी हुई सजी धजी ये लड़की तो बिन्नी अर्थात उसकी बुआ की विधु है। मेरी गुड़िया तो इन्हीं लड़कियों जैसी है, हिरनी की तरह कुलाचे भरने वाली, चिड़िया की तरह चहकने वाली, झरने की तरह खिलखिलाने वाली। मेरे मन प्राणों में तो उसका वही रूप है। कह भी देती तो क्या वे समझ पाते? पुरुष हैं, फिर इतने वर्ष पश्चिम में बिता कर आए हैं। पश्चिम, जहाँ सिर्फ लोग वर्तमान में जीते हैं, उसे पूरी तरह इच्छा शक्ति के साथ भोगते हैं, तभी तो इतना खुलकर हंस पाते हैं। कौन कह सकेगा कि डॉक्टर कोहली अमेरिका में अपनी पत्नी और 2 बेटे छोड़कर आए हैं?
जो बीत गया उसके लिए कोई कसक नहीं, मलाल नहीं। अतीत के लिए बिसूरना तो हमारे हिस्से में आया है। बड़ी मुश्किल से अपने को समेट कर मैं पूरे मन से एंजॉय करने का निश्चय कर चुकी थी, पर कन्याकुमारी की प्रतिमा के सामने जाकर फिर बिखर गई। मन सुदूर अतीत में दौड़ गया, जहाँ स्कूल के वार्षिकोत्सव में मदन भस्म संगीतिका में अभिनय करने के लिए वो पार्वती के रूप में सज धज कर तैयार बैठी थी। मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी? मुझे ग्रीन रूम में देखते ही उसने पूछा था। तब दोनों हाथों से उसका माथा पकड़कर मैंने उसे चूम लिया। उस समय उसकी आंखें ऐसे ही हंस रही थीं, ऐसी ही। वाह क्या आंखें हैं, क्या सौंदर्य है, डॉक्टर कोहली अभिभूत होकर कह रहे थे। उनकी नज़रें बचाकर मैंने अपनी आंखें पोंछ ली थीं, पर उनकी तीक्ष्ण दृष्टि से शायद ये सब कुछ छुप नहीं सका था, क्योंकि रात बिस्तर पर आते ही उन्होंने अपने मृदु स्वर में पूछा, माया बता सकती हो मनुष्य शादी क्यों करता है? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने उत्तर में एक प्रश्न ही जड़ दिया। इसलिए कि मैं बतलाना चाहता हूँ कि शादी का मकसद सिर्फ शारीरिक तुष्टि नहीं, उसका इंतजाम तो चांदी के कुछ टुकड़ों में भी कहीं भी किया जा सकता है। इंसान जब शादी करता है तो जरूरी इससे कुछ ज़्यादा चाहता है। तो क्या वो आपको नहीं मिल रहा? मैंने कांपते स्वर में पूछा। नहीं, उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उल्टे मुझे रोज ऐसा लगता रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया हो। कोई भी शरीफ आदमी इस भावना के साथ खुश नहीं रह सकता। क्या ये शादी तुम पर थोपी गई है? मैंने नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया, पर उनकी आंखों में अविश्वास बराबर झलकता रहा। दरअसल बात यह है कि पिछला सब कुछ एकदम भूलना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहने का प्रयास किया, पर मेरी बात काटते हुए उन्होंने कहा, भूलने के लिए कौन कहता है? कम से कम हम हिस्सा तो बटा ही सकते हैं। सच तो था, उन्होंने भी तो मुझे अपने प्रेम की असफल विवाह की दास्तान सुनाई थी। ये भी बतलाया था कि वहाँ की आपाधापी से ऊब कर ही वे अब एकदम शांत जीवन बिताना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र के एक सुदूर ग्राम में अपनी डिस्पेंसरी खोल रखी है। नरेंद्र की असमय मृत्यु के दाग को छोड़ दिया जाए तो मेरे वैवाहिक जीवन की स्मृतियाँ माधुर्य से ओतप्रोत थीं, जिन्हें अपने एकाकी जीवन में भी मैंने अपनी कल्पना में कई कई बार जिया है। इसलिए मेरा मनोबल कभी टूट नहीं सका। लेकिन अब वे सारी बातें कितनी दूर की लगती हैं। पिछले 2-3 वर्षों से मन पर एक ही नाम रह गया है, एक ही कसक, एक ही पीड़ा रह गई है, और वो है गुड़िया, मेरी विधु, मेरी बिटिया। कभी कहने पर भी आऊं तो क्या सिलसिलेवार वो सब कह पाऊंगी मैं? बड़े फुअर ढंग से रात उन्हें अपने सर्वात्म समर्पण का विश्वास दिलाती रही। उन्हें शायद संतोष हो भी गया हो, पर मुझे अपने से संतोष नहीं था। सच तो ये था कि सैकड़ों योजन की मानसिक दूरी के साथ जब दो शरीर मिलते हैं तो उस मिलन में कोई मांगल्य, कोई सौंदर्य, कोई अर्थ नहीं रह जाता। सोचती हूँ जिस तरह उसने मुझे उपेक्षित करके अपने लिए एक नया संसार खड़ा कर लिया है, मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन दोनों की स्थितियों में अंतर भी तो है। मैं माँ हूँ, वो बेटी है। उसे तो नदी के जल की तरह हमेशा आगे ही दौड़ना है, मुझे तो किनारों की तरह सिर्फ अपनी बाहें फैलाए रखना है। सभी की लड़कियां एक दिन पराई हो जाती हैं, इसीलिए तो विधु के जन्म पर मैं फूट फूट कर रोई थी। 2 बच्चों को मृत अवस्था में जन्म देने के बाद ये सिजेरियन का अंतिम चांस था। तब अम्मा ने समझाया था, पगली रोती क्यों है? जैसी ममता बिटिया करती है ऐसी लड़के थोड़ी करेंगे। लड़की कहीं भी रहेगी तेरे लिए 8-8 आंसू रोएगी, लड़के तो घर में रहेंगे तब भी आंख उठाकर न देखेंगे। शायद अम्मा अपने अनुभव के बोल सुना रही थीं। इसका प्रमाण मुझे मिला जब नरेंद्र अचानक हमारे बीच से उठ गए थे। बीमारी में बड़े धैर्य से उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाली मैं एकदम टूट गई थी। तब इस 9 वर्ष की छोकरी ने मुझे माँ की तरह सहारा दिया था। पिता की मृत्यु का दुख किसी दार्शनिक की तरह पीकर वो मेरी देखभाल करती रही। शोक प्रदर्शन करने के लिए आने वाली भीड़ से, रास्ते पर लोगों की करुण दृष्टि से, नातेदार रिश्तेदारों के व्यंग बाणों से, बड़े कौशल से मुझे इन सब से बचाती हुई वो उबार लाई थी। उसकी मजबूत बाहों का सहारा पाकर मैंने पतवार फिर थाम ली थी और जिंदगी बड़े आराम से पार हो रही थी। फिर 23 मार्च का वो अशुभ दिन आया। हाँ, ठीक 23 मार्च ही थी वो। इतने दिनों बाद भी वो तारीख ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। गुड़िया की परीक्षाएं चल रही थीं, हायर सेकेंडरी बोर्ड की। रोज की तरह दफ्तर से लौटते हुए मैंने पेस्ट्री, संतरे, मक्खन की टिक्कियाँ खरीदी। एक माधुरी का अंक और 1-2 पॉकेट बुक्स भी बैग में छिपा कर रख लीं। कल आखिरी पेपर थे, परीक्षा खत्म होते ही उसे कुछ ना कुछ पढ़ने को चाहिए। घर एकदम सुनसान था। 8 पहर चीखने वाला रेडियो भी चुप था और उसकी हर धुन पर थिरकने वाली गुड़िया का कहीं पता नहीं था।
सारी चीज़ें रसोई की अलमारी में रखकर मैंने चाय का पानी चढ़ाया और उसे आवाज़ दी, पर कोई उत्तर नहीं आया। चाय छानने के बाद मैं खुद ही दोनों कप लेकर चारों कमरों में घूम आई। मेम साहब सुस्त होकर आराम कुर्सी पर पड़ी हुई थी। बड़ी ममता हो आई, दिन भर पढ़ती रही होगी बेचारी। मेम साहब, चाय हाजिर है, मैंने एक स्टूल खींचते हुए कहा। उसने आंखें खोल कर देखा, चुपचाप एक कप लेकर सुड़कना शुरू कर दिया। मम्मी को देखकर रोज की तरह मुस्कुराई भी नहीं, न नाश्ते की फरमाइश, न देर से आने की शिकायत। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पेपर कैसा हुआ बेटे? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा ही हुआ, उसने मरी सी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं समझ गई कि अच्छा नहीं हुआ है, नहीं तो वो इतनी उदास क्यों होती। थोड़ा दुख भी हुआ, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। लता के घर तक घूम आना हो तो हो आ, मैं अभी खाना तैयार करती हूँ। लेकिन उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। मैंने जल्दी जल्दी सब्जी छौंकी, पराठे सेके, थोड़ी सी बूंदी उतार कर उनका रायता बनाया और उसे आवाज़ दी। मेज पर खाना लगाते हुए देखा, सुबह की पड़ी प्लेटें भिनभिना रही हैं। डांटने की इच्छा हुई, पर सोचा कि जाने दो, परीक्षा के दिन है, भूल गई होगी। खुद मेज साफ करके खाना लगाया। खाने के लिए साथ में सुबह कौन था, लता या आरती? खाना खाते हुए मैंने पूछा। कुछ क्षण वो थाली में उंगलियां चलाती रही, फिर बोली, गंगाधर चाचा थे। अच्छा, किसी काम से आया था? नहीं, रास्ते में मिल गए थे, मोटरसाइकिल पर घर तक छोड़ गए। खाना तो तुम्हारे ही लायक था, कम तो नहीं पड़ा? अलमारी में ब्रेड भी रखी थी, निकाल लेती ना। अच्छा, छाया नहीं आई अभी? 3 महीने हो गए, माँ के यहाँ ही जाकर बैठी हुई है। गंगाधर का क्या हुआ? फिर से बहाल होने के ऑर्डर्स आने वाले थे इस महीने, उसके केस का फैसला हुआ या नहीं? प्रश्नों की झड़ी के बीच ख्याल आया कि गुड़िया चुपचाप बैठी है। मेरी एक बात का भी जवाब उसने नहीं दिया। ठीक भी था, इतनी सी लड़की इन बातों को क्या समझती। खाना खाते ही वो बिस्तर पर जा लेटी। मैंने पढ़ने के लिए इसरार नहीं किया, सोचा ठीक से सो लेगी तो तरोताज़ा हो जाएगी। वैसे एक रात से फ़र्क भी क्या पड़ता था। बेटे, अपना गणित का पेपर चाचा जी को दिखा दिया था? एक प्रश्न पर संदेह हो रहा था ना तुम्हें? मैंने बत्ती बुझाते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। शायद आज पेपर से उसका मूड ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तो दिखा देना, मैंने तसल्ली देते हुए कहा। फिर कभी आएंगे तो धक्के मार कर निकाल दूंगी घर से। क्या ये गुड़िया की ही आवाज़ थी? मैंने दोबारा बत्ती जलाई। वो अपने बिस्तर में बैठी गुस्से से तमतमा रही थी। ऐसा नहीं कहते बेटा, उस आदमी को तुमने घर में घुसने दिया तो मैं मुंह नहीं देखूंगी, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? क्या हुआ है देखोगी? वो कहते उसने तड़ातड़ अपने ब्लाउज के बटन खोल डाले। उफ, कोई इतना वहशी हो सकता है? मैंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। उजले बल्ब की रोशनी में उसका अनावृत शरीर दीप शिखा सा दमक रहा था और गंगाधर की हैवानियत के चिन्ह उसे धुएं की लकीर की तरह घेरे हुए थे। मैंने दोबारा आंखें खोली। तब तक वो व्यवस्थित होकर बिस्तर पर जा सोई थी, पर उतनी सी देर में जान लिया कि गुड़िया अब बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है। माँ की बात याद आई। पिछली बार वे आई थी तो बार बार कहती रही थी, लड़की तो बाप की तरह लंबोतरी हुई जा रही है, इसे साड़ी या सलवार पहनाया कर, ये उगड़ी उगड़ी टांगें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे इतना गुस्सा आता, खींच कर कहती, तुम भी गजब करती हो अम्मा, हम लोगों को तो 13 साल की उम्र में साड़ी से बांध दिया था, इस बेचारी को ये सजा क्यों देती हो? पता है आजकल तो कॉलेज में भी कोई साड़ी पहनकर नहीं जाता। अम्मा तुनक कर कहती, आजकल के क्या कहने, इनका बस चले तो फिराक पहनकर ही भावरे पड़वा लें। घर में गंगाधर, डॉक्टर साहब या अन्य कोई परिचित आते तो वे भुनभुनाती रहती, लड़की को समझाया कर जरा इनसे दूरी रहा करे, ये 24 घंटे चोटी खींचना, गला मसलना, पीठ पर धौल जमाना मुझे अच्छा नहीं लगता। गजब करती हो अम्मा तुम तो, ये सब उसके चाचा लोग हैं, पता है इसे कितना लाड़ करते हैं। तो लाड़ क्या दूर से नहीं हो सकता? अम्मा की इस बात को मैंने हमेशा हंसी में उड़ाया। ऐसी ऊटपटांग बातों से लड़की का दिमाग खराब करने की इच्छा कभी नहीं हुई। क्या ये मैंने ठीक किया था? उसे अपनी गोद में भरते हुए मैंने कांपती आवाज़ में कहा, डॉक्टर आंटी को आवाज़ क्यों नहीं दे ली बेटा? ओ मम्मी, मुझे क्या मालूम था, वो विलेनों का सा व्यवहार करने लगे, बैठे ही बैठे एकदम बदतमीजी पे उतर आए। फिर मुझसे अलग होते हुए बोली, मैंने भी वो सबक सिखाया कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मैं कोई मिट्टी का लोंदा नहीं हूँ कि जो चाहे मुझे रौंद कर चला जाए। उसका वो आवेश, वो रोष, वो रूप मेरे लिए एकदम नया था। अनुभव के क्षण उसे एकदम बड़ा कर गए थे, और अनुभव भी कितना भयानक। बेचारी अब कभी जान नहीं पाएगी कि पुरुष का पहला स्पर्श कितना मंगल, कितना पवित्र, कितना रोमांचक होता है।
इस दुर्दिन की स्मृति हमेशा एक काली छाया की तरह उसके अनुभवों के आसपास मंडराती रहेगी। हाय गंगाधर, ये तुमने क्या किया? इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कल तक गंगाधर मेरे स्नेह का सहानुभूति का पात्र था। बेचारा 8-10 महीने से मुअत्तिल होकर घर पर बैठा हुआ था। शासन से तिरस्कृत होते ही संबंधियों की उपेक्षा का दुख भी उसे सहना पड़ रहा था। आर्थिक संकट भी मुंह बाए खड़ा था। इन सब से घबराकर छाया भी बच्चों को लेकर माँ के पास चली गई थी। सारी मुसीबतों के बीच वो एकदम अकेला पड़ गया था। पत्नी के तानों से छलनी बने कलेजे को लेकर विभागीय जांच से जूझ रहा था। महीनों से किसी स्नेहिल स्पर्श का प्यासा उसका मन फगुनाई एकांत दोपहरी में विधु का आकर्षण नहीं झेल पाया होगा। अगर विधु की जगह और कोई होता तो मेरी सारी सहानुभूति गंगाधर के साथ होती, पर उस समय तो मेरा कण कण उसे कोस रहा था। लग रहा था कब सुबह हो। और लेकिन सुबह होने पर भी मैं क्या कर लेती? क्या उसके दरवाजे जाकर इस विश्वासघात के लिए जवाब तलब करती? सर्वनाश जो होते होते रह गया था मेरी बातों से शायद पूरा ही हो जाता। तब बहुत याद आए थे नरेंद्र। पुरुष के छत्र के बिना कितना पंग हो जाता है नारी का जीवन। रात के अंधेरे में हम माँ बेटी देर तक एक दूसरे से लिपटी उनकी याद में आंसू बहाते रहे। सुबह जब उठी थी तो एक निश्चय के साथ ही सारी बात एकदम भूल जाना ही श्रेयस्कर था, जिसमें आज गुड़िया का आखिरी पेपर था। मैंने रोज की तरह चाय बनाई, नाश्ता बनाया, उसके लिए पानी गर्म किया और रोज की तरह सहज भाव से ही उसे जगाया। रोज बिस्तर से उठते उसकी जबान शुरू हो जाती थी। उस दिन का चार्ज मैंने ले लिया था। मैं एक क्षण का भी अंतराल नहीं छोड़ना चाह रही थी जिससे वो कल के बारे में सोचने लगे। उसे नहाने भेजकर मैं कलम में स्याही भरने चली थी कि घंटी बजी। इतनी सुबह कौन होगा? सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। नाइट गाउन पहने पड़ोसी डॉक्टर मित्रा खड़े थे। आपका फ़ोन है भाभी। मेरा? मैंने आश्चर्य से भरकर पूछा और उनके पीछे चल पड़ी। भाभी मैं दवे बोल रहा हूँ तिलक नगर से। रिसीवर उठाते ही आवाज़ आई। कहिए, मैंने उत्तर दिया। और उसके बाद जो कुछ सुना वो इतना भयानक था कि मेरे हाथ से रिसीवर ही छूट पड़ा। क्या बात है भाभी? डॉक्टर दंपति ने घबरा कर पूछा। गंगाधर ने सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली, मैंने सपाट स्वर में कहा। क्या? वे दोनों भी स्तब्ध रह गए थे। कल ही तो गुड़िया को छोड़ने यहाँ तक आए थे, मिसेस मित्रा ने कहा। मैंने घबरा कर उनकी ओर देखा। ईश्वर न करे आगे का हाल भी वे जानती हों। सस्पेंड हो गए थे ना? मैंने सुना कि बीबी भी लड़ झगड़ कर चली गई थी, डॉक्टर साहब बोले। यही तो गलत होता है। ऐसे समय पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कब मन कैसा हो जाए। मैंने मिसेस मित्रा को बात पूरी नहीं करने दी। हड़बड़ा कर उठते हुए बोली, सुनिए, मुझे शायद दिन भर वहाँ लग जाएगा। आप गुड़िया को यहीं रख लीजिएगा और उससे अभी कुछ नहीं बतलाइएगा। आप बेफिक्र रहिए, उन लोगों ने आश्वासन दिया। कहाँ चली गई थी मम्मी? विधु ने पूछा। पड़ोस में कहने गई थी आज तुम खाना वहीं खाओगी। मुझे ज़रा जल्दी दफ्तर जाना है, बना नहीं पाऊंगी। मुझे लगा वो 100 प्रश्न पूछ डालेगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। चुपचाप नाश्ता करके सीढ़ियाँ उतर गई। रोज़ की तरह न भगवान को हाथ जोड़े, न मेरे पाँव छुए, न सड़क से टाटा किया। उसका वो बदला हुआ रूप देखकर मन भर आया। दुख करने के लिए समय भी कहाँ था। वहाँ गंगाधर के बंगले पर मेरी प्रतीक्षा हो रही थी। कहने को रिश्ता हम लोगों में कुछ भी नहीं था। बरेली में उन लोगों का मकान हमारे घर के मकान से लगा हुआ था, बस। परदेश में आकर यही रिश्ता पक्का हो गया था। नरेंद्र को वे हमेशा बड़े भाई की तरह मानते रहे थे और उनके बाद भी परिवार को गंगाधर का स्नेह सहयोग मिलता रहा था, इसलिए सबसे पहले मुझे ही याद किया गया था। ये कल्पना कितनी अजीब लग रही थी कि जिस समय मैं अपने संपूर्ण अंतर्मन से उसे शाप पर शाप दिए जा रही थी, उसका मृत शरीर छत के पंखे से झूल रहा था। मुअत्तिल होने का अपमान उसने दिलेरी से सहन कर लिया था। रिश्तेदारों की उपेक्षा की उसने परवाह नहीं की थी। पत्नी की अवहेलना भी वो पी गया था, पर आत्मग्लानि की यंत्रणा उससे झेली नहीं गई थी। मृत्यु का निश्चित समय दवे बता नहीं पाया था। दूध वाले ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए बेडरूम की खिड़की से झांका था, तभी इस दुर्घटना का पता लग सका था। लेकिन मुझे निश्चय था कि गंगाधर यहाँ से लौटकर ही मृत्यु से लिपट गया होगा। जैसा उसे अब तक जाना था उससे यही लगता था। मेरे मन का सारा आक्रोश करुणा में बदल कर रह गया था। मेरे वहाँ पहुँचने तक लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। मेज पर उसकी लिखी चिट्ठी भी पुलिस ले गई थी। दवे ने बताया कि उसने बस इतना ही लिखा था, जीवन से ऊब गया हूँ, सब लोग कहा सुना माफ़ करें। मन का रहा सहा रोष भी चिट्ठी की बात सुनकर निकल गया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिन भर कैसे बीता, शब्दों में कहना कठिन है। एक तो मौत का घर, फिर ऐसी भयानक मौत।
ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वे लोग भी थे जो उससे इतने दिनों कतराते थे, वे अफसर भी थे जो उससे गांव का घी मंगवाते थे, अपनी बेटियों की शादी में सरकारी पेट्रोल फंकवाते थे, हर 6 महीने बाद अपना नजराना वसूलते थे। उसके मुअत्तल होने पर इन सब लोगों ने आंखें फेर ली थीं और अब अर्थी को कंधा देने के लिए तत्परता से हाजिर हो गए थे। वे रिश्तेदार भी थे जो उसकी सरकारी जीप में बैठकर यहाँ वहाँ जाने में बड़ा गर्व अनुभव करते थे। उसी जीप के छिन जाने के बाद उसकी नमस्ते का जवाब भी ऐसे देते थे जैसे एहसान कर रहे हों। वे दोस्त भी थे जो हर तीसरे दिन उसके यहाँ डिनर पर आते रहते थे, पर पिछले 6 महीनों से किसी ने उसे चाय पर भी नहीं बुलाया था। उन लोगों की आहें और आंसू देख देख कर चिढ़ सी हो रही थी, पर छाया की प्रतीक्षा में मेरा वहाँ बैठना आवश्यक था। तीसरे पैर छाया और गंगाधर की लाश साथ ही पहुँचे। सब कुछ निपटाते रात के 9 बज गए। छाया की भाभियाँ तो मुझे रोकना चाह रही थीं, पर विधु का बहाना कर मैं वहाँ से निकल आई। घर पहुंचकर भी ऐसा लगता रहा जैसे वे सारे दृश्य, सारी आवाज़ें मेरा पीछा करती रही हैं। नहाकर निकली तो देखा मिसेस मित्रा खड़ी हैं। भाभी खाना खाने चलिए, हम लोग रुके हुए हैं। खाने की जरा इच्छा न थी, पर उनके सौजन्य को ठुकराते न बना। सारी बातें दोहराने की जरा इच्छा न थी, पर सब लोगों की उत्सुक आंखों का लिहाज करना पड़ा। जैसे भी बन पड़ा उन्हें सब बताती रही। बार बार डर लगा रहा कि गुड़िया तक ये सारी बातें न पहुँचें। 1-2 बार दबी जबान से इशारा भी किया तो मिसेस मित्रा बोली, वो सब सुन चुकी है। उसके क्लास की एक लड़की तिलक नगर ही रहती है, उसने सुबह ही उसे एक खबर दे दी है। ऐसी बातें छिपती थोड़ी ही हैं। शायद उनका कहना ठीक ही था, पर मैं अपनी तरह से कोशिश करती रही कि ये समाचार उस तक सौम्य रूप में पहुंचे। गंगाधर की वो विभत्स मृत्यु मुझे भी हिला गई थी। वो तो खैर बच्ची ही थी। मम्मी, घर में आते ही उसने करुण स्वर में पुकारा। मुझे मालूम था वो क्या पूछना चाहती है। बड़े ही संयत स्वर में मैंने कहा, देखो बेटे, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। दिन भर से यही सब सुन सुनकर मैं पागल हुई जा रही हूँ। थोड़ा सो लेने दो मुझे। कहने को बिस्तर पर आ लेटी मैं, पर आंखों में नींद का नाम नहीं था। शायद विधु भी जाग रही थी, पर मैं जानबूझकर मूर्तिवत लेटी रही। एकाएक मार्च की वो रात गर्म हो उठी और मैं पसीने से नहा गई। धीरे से उठकर मैंने पंखा चला दिया। बंद करो पंखा मम्मी प्लीज़, वो इतने आर्त स्वर में चीखी कि मैं भीतर तक सिहर उठी। पंखा बंद कर मैंने खिड़कियां पूरी पूरी खोल दी, पर्दे ऊपर डाल दिए और अखबार के कागज़ से हवा करती हुई उसे थपकने लगी। मम्मी, कुछ देर बाद उसका स्वर आया, चाचा ने ऐसा क्यों किया होगा? तुझे तो मालूम है वो मुअत्तिल हो गए थे। मुअत्तिल क्या आज हुए थे? तेरी चाची लड़ झगड़ कर चली गई थी ना, इसी से उदास हो गए थे। चाची को गए 3 महीने हो गए हैं। शायद कर्जदारों ने परेशान किया हो। अब सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है, मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा। वो मेरे हाथों से छिटक कर उठ बैठी। क्यों अपने को झुठला रही हो मम्मी? मुझे मालूम है चाचा ने मेरी वजह से आत्महत्या की है। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था, उन्हें पापा की खड़ाऊ से पीटा था, इतनी इतनी गालियाँ दी थी मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि वे इस तरह। और वो फपक कर रो उठी। अपनी वजह से एक हंसता खेलता आदमी दुनिया से उठ गया था। इस कल्पना से उसका नन्हा सा दिल मथ गया था। रुलाई का ज्वार इतना प्रबल था कि मेरे सांत्वना के शब्द बह बह जाते थे। मुझे खुद पता नहीं था कि वो कब सोई, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से क्लांत होकर मैं तो नींद को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाई थी। सुबह नींद खुली भी तो उसकी चीख सुनकर ही। अलसाती आंखों से मैंने उसके बिस्तर को देखा, वो सूना पड़ा था। खुली खिड़कियों से होकर धूप सारे कमरे में बिछ गई थी। मैं हड़बड़ा कर उठी, देखा बरामदे में विधु बेहोश पड़ी है। पास ही सुबह का अखबार पड़ा है। फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षर चमक रहे थे, युवक इंजीनियर की दर्दनाक मृत्यु। डॉक्टर दंपति भी मेरे साथ ही दौड़कर बरामदे में पहुंचे थे। हम लोगों ने मिलकर उसे उठाया, बिस्तर पर लाकर लिटाया। डॉक्टर साहब ने स्मेलिंग साल्ट लाकर उसे सुंघाया। कुछ ही देर में उसने आंखें खोली। मेरे जी का बोझ कुछ हल्का हुआ। मैंने उन्हें मार डाला, मैंने उन्हें मार डाला, अस्पष्ट स्वर में वो बुदबुदा रही थी। कुछ कह रही है शायद, मिसेस मित्रा ने समझने की चेष्टा करते हुए कहा। उसे शौक सा लग गया है ना, कल रात पंखे को देखकर भी ऐसे ही डर गई थी। मैंने जल्दी से कहा, अब तो मेरे ख्याल से ठीक है, आइए ना बाहर बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी नहीं, अब तो चलेंगे, हॉस्पिटल के लिए भी तैयार होना है। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्पताल जाने से पहले वे फिर एक बार आकर देख गए। वो ठीक हो चली थी, पर ऐसी निस्तेज दिखाई दे रही थी मानो महीनों से बीमार हो। 9 बजे के करीब मैं ज़बरदस्ती उसे थोड़ा सा दूध और ब्रेड दे पाई। मम्मी ज़रा अखबार देना, उसने थके स्वर में कहा। देखती हूँ बेटे।
सुबह हड़बड़ाहट में पता नहीं कहाँ रह गया है। मैंने कह दिया। अखबार इस समय तक राख हो चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि गुड़िया उसे दोबारा पढ़े। लाश की फ़ोटो उसमें नहीं दी गई थी, पर संवाददाता ने ऐसा हृदय द्रावक वर्णन किया था कि पढ़ते हुए मेरा भी कलेजा काँप गया था। वहाँ तो सब देखकर मैंने आंखें बंद कर ली थीं, परंतु पेपर में जैसा वर्णन था उन सारी बातों को जैसे मैं फिर से जी गई थी। मम्मी, क्या है बेटा? उस दिन उन्हें घर में नहीं बुलाती तो कितना अच्छा होता ना। बार बार उन बातों को दोहराने से कोई लाभ है बेटे? मैं क्या करूं, मेरे मन से वो बात निकलती ही नहीं कि उनकी मृत्यु का कारण मैं ही हूं। मैं उन्हें मौत के दरवाजे तक ढकेल आई थी। सचमुच मैंने उन्हें मार डाला। उसने तकिए पर सिर पटकते हुए आर्त स्वर में कहा। मैं परेशान हो गई। किसी तरह स्वर को संयत करके कहा, देखो बेटे, मौत जब आती है तो अपने आप बहाना ढूंढ लेती है। तुम इस ऊट पटांग ख्याल को दिल से निकाल दो। और फिर सबके सामने यूँ अपने मन की बात कही थोड़ी जाती है। लोग कुछ भी सोच सकते हैं। क्या सोचेंगे? अब इस बात का जवाब मेरे पास क्या था? मैं चुपचाप उठकर कमरे की चीज़ें करीने से रखने का नाटक करने लगी। मेंटल पीस पर रखी हुई साईं बाबा की मूर्ति को हाथ में लेते ही मैंने अनायास गुड़िया की ओर देखा। वह अपलक मूर्ति को निहार रही थी। उसकी आंखों में पता नहीं क्या क्या तेराया था। जो व्यक्ति परसों दुनिया का सबसे कुत्सित प्राणी था, मरने के बाद फिर से अपने पुराने रूप में याद आ रहा था। वो मूर्ति पिछले साल गंगाधर ही लाया था। वे दोनों मियाँ बीबी शिरडी गए हुए थे। लौटते हुए विधु के लिए ये मूर्ति लाए थे। उसने उसे बेडरूम में ही रख छोड़ा था ताकि सुबह पहले उन्हीं के दर्शन हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने मूर्ति उठाकर सेफ में बंद कर दी। गुड़िया ने कुछ ऐसी दृष्टि से मुझे देखा कि मैं स्वयं को अपराधी अनुभव करने लगी। मुझे लगा कि जब तक वो गंगाधर के स्नेहमय रूप को याद करती रहेगी, स्वयं को इसी तरह उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी गिनती रहेगी। इस स्थिति से उबारने के लिए मैंने जैसे अपने आप से कहा, मरने वाले की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छा ही हुआ जो अपनी मौत चला गया, नहीं तो शायद मुझे ये काम करना पड़ता। मैंने बिल्कुल झूठ भी नहीं कहा था। उस दिन सचमुच इतना ही क्रोध आ गया था मुझे, पर उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद ये कथन बड़ा बेसुरा लग रहा था। मैंने स्पष्ट देखा कि विधु ने घृणा से मुंह फेर लिया और तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोती रही। उसे सांत्वना दे सकूं इतना भी साहस तब न रहा। शाम तक उसकी कई सहेलियां आकर हालचाल पूछ गईं। हर बार मुझे डर लगता रहा कहीं ये उल जलूल न बक दे, खासकर जब लता आई तो। मैं वहीं जमकर बैठी रही। लता उसकी सबसे अंतरंग सखी थी। लता से ज़्यादा खतरा मुझे उसकी माँ से था। चलती फिरती सूचना केंद्र थी। उसके कानों तक बात पहुँचने की देर भर थी। 24 घंटे के अंदर अंदर विधु का नाम शहर में मशहूर हो जाता। जितनी देर लता बैठी रही, गुड़िया ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। बस आंख बंद किए चुपचाप लेटी रही। वो उसके सिर पर हाथ फेरती रही। 3-4 दिन तो ये क्रम चला, फिर वो भी बोर हो गई। आखिर थी तो बच्ची ही। चौथे दिन जब मैं उसे छोड़ने बाहर तक गई तो वो बोली, क्या बात है आंटी, विधु तो एकदम गुमसुम सी हो गई है। तबीयत तो अब ठीक है ना? घर में बैठे बैठे ऊट पटांग बातें सोचा करती है ना। तुम लोग कोई पिक्चर का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाती? परीक्षा के बाद देखने की बात थी ना, मैंने सुझाया। थी तो, पर हम लोगों ने सोचा कल चले जाएंगे। उसके बाद सिनेमा का प्रोग्राम तय करके मैंने गुड़िया को सूचना दी। पिक्चर के नाम से हमेशा उछल पड़ने वाली वो गंभीर बनी बैठी रही। मैंने उन लोगों से वादा कर लिया है गुड़िया। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, तुम भी साथ चलोगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं लड़कियों के बीच अच्छी लगूंगी क्या? और फिर मेरा फिलहाल पिक्चर जाना वैसे भी शोभा नहीं देगा। और मुझे शोभा देता है, उसने तीखी दृष्टि से बीनते हुए कहा। बात वहीं समाप्त हो गई। किसी तरह उसकी सहेलियों को समझाया जा सका। धीरे धीरे उन लोगों का आना भी कम हो गया। करीब करीब सभी छुट्टियों में बाहर जा रही थी। मेरी भी छुट्टियां समाप्त हो रही थीं। सूने घर में उसे अकेले छोड़ते ना बनता था। ऐसे में विनीता मेरी ननद मुझे देवदूत की तरह लगी। गुड़िया की बीमारी की खबर सुनकर दिल्ली से दौड़ी चली आई थी। अपनी लाडली बुई को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। बिन्नी के साथ पराग निहार भी थे। मैंने सोचा चलो अब इसे सोचने के लिए खाली वक्त नहीं रहेगा। लेकिन मैंने देखा कि अनजाने ही मेरा सोच बढ़ गया था। दफ्तर में टाइप करती उंगलियां एकाएक रुक जाती। सोचती गुड़िया ने बिन्नी के सामने सब कुछ उगल ना दिया हो। कई बार छुट्टी लेकर जल्दी लौट भी आती। बिन्नी की ओर देख कर टोह लेती कि वो कितना जान गई है, पर कुछ पता न चलता। उस दिन गंगाधर के यहाँ जाने की बात चली। बिन्नी का जाना जरूरी था, पर गुड़िया भी जिद पर आ गई। कितनी बार कहा है तुमसे, ऐसी जगह बच्चे नहीं जाया करते। तुम घर पर पराग निहार को देखना, हम लोग घंटे भर में लौट आएंगे। वो मुझे घूरती हुई दूसरे कमरे में चली गई।
इन दोनों मुझे देखने का एक खास ढंग उसने अपना लिया था। कभी कभी तो उसकी दृष्टि से दहशत सी होने लगती थी। भाभी, तुम अभी तक उसे छोटे बच्चे की तरह झड़क देती हो। अच्छा नहीं लगता, रास्ते में बिन्नी ने कहा। मैं हैरान हूँ, तुम एक बार भी उसे छाया से मिलाने नहीं ले गई। इस घर में और दूसरे घरों में क्या कोई फर्क ही नहीं है? कम से कम बच्चों को एक आध दिन घर ले आती हैं अपने। क्या कहती, मैं चुप बनी रही। लौटते वक्त छाया के दोनों बच्चे भी साथ थे। बेचारे बच्चे वहाँ सहमे सहमे घूम रहे थे, यहाँ आते ही खिल गए। चारों पांचों ने मिलकर घर सिर पर उठा लिया। जब तक हम सो नहीं गए मस्ती करते रहे। रात में मैं रसोई धो रही थी, बिन्नी और गुड़िया बिस्तर लगा रही थीं। चारों शैतान ड्राइंग रूम में कहीं कालीन पर कहीं सोफे पर लुढ़क गए। एक एक कर उन लोगों को लाकर सुलाया गया। बुई, हाँ बेटे। तरुण तृप्त कितने छोटे हैं ना। हाँ, बेचारे इतनी सी उम्र में बाप की छाया खो बैठे। बुई, क्या ये बड़े होने पर चाचा को याद रख पाएंगे? नहीं, और एक तरह से अच्छा ही है गुड़िया। हम बड़े भूल नहीं पाते, इसी से तो दुनिया में इतने सारे दुख हैं। यही तो, इन बच्चों को देखकर तो और भी दुख होता है। इतनी सी उम्र में अनाथ हो गए बेचारे, मेरी तरह। ऐसा नहीं कहते बिटिया, सच कहती हूँ बुई, कभी कभी ऐसा सोच हो आता है। गुड़िया, मेरी आवाज़ उनकी मध्यम आवाज़ों को चीरकर बेडरूम तक पहुंची। रसोई में सिर्फ मेरे हाथ काम कर रहे थे, सारा ध्यान तो केंद्रित था बाहर की ओर। मुझे गर्व हो रहा था कि ठीक समय पर मैंने संभाषण का सूत्र तोड़ दिया है। क्या है? उसकी सूखी सी आवाज़ मन को कपा गई। फिर भी मैंने हंसने का यत्न करते हुए कहा, जरा डॉक्टर आंटी के यहाँ से दही तो लिया बेटी, थोड़ा सा दूध बच गया है, जमा दूंगी। वो दरवाजे से हिली नहीं। मैंने कटोरी उसके आगे की। उसने लेकर शांति से वो बर्तनों के शेल्फ पर रख दी और फिर कमर पर हाथ रखकर बोली, रात को दही ना मांगने का सिद्धांत तुम्हारा क्या हुआ? अरे कभी मजबूरी में। कैसी मजबूरी है ये? घर में इतना दही है, नहाओगी क्या? उसने अलमारी खोलकर डोंगा मेरे सामने कर दिया। उसके बोलने का ढंग मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने टालने के इरादे से कहा, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा रहने दे, तू जा तू। पर गैस साफ करते हुए मैंने उसकी जलती हुई आंखों को अपनी पीठ पर स्पष्ट अनुभव किया। ना चाहने पर भी आंखें उधर को उठ गईं। तुम इतनी भोली नहीं हो मम्मी जितना बनती हो, उसने किसी खलनायिका की तरह चबा चबा कर कहा। क्या बक रही है? मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। किसी दिन तो कहने दो मुझे, तंग आ गई हूँ तुम्हारी जासूसी से। तुम्हें क्या लगता है मैं समझ नहीं पाती? कोई भी आता है मेरे पास तो तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं। मेरी टीचर आए तो, मेरी सहेलियां आए तो, यहाँ तक कि बुई के साथ भी मुझे घड़ी भर चैन से नहीं बैठने देती हो। गिद्ध की तरह मंडराया करती हो आसपास। क्यों? सटाक। उसका आखिरी क्यों मेरे चाटे की आवाज़ में दब गया। मारने के बाद लगा जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं रह गई है। मैं वहीं गीले फर्श पर धम से बैठ गई। तब तक बिन्नी दौड़कर आ चुकी थी और गुड़िया उससे लिपट कर रो रही थी। रोते हुए कहती जा रही थी, मैं इनसे नफरत करती हूँ, मैं इनसे नफरत करती हूँ। बिन्नी उसे सहारा देकर बिस्तर पर ले गई। घंटे भर बाद जब वो लौटी, मैं उसी तरह घुटनों में सिर डाले गुमसुम बैठी थी। भाभी वो आते ही बरस पड़ी। ये तुम्हें क्या हो गया है? सयानी लड़की पर हाथ उठा देती हो। ऐसा व्यवहार मिल रहा है उसे, तभी तो उसे फिट्स आने लगे हैं। कहीं नाखून में रोग नहीं था पिछले साल तक। इस तरह तो तुम उसकी ज़िंदगी तबाह कर दोगी। मैं कल ही उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे तो ये लड़की यहाँ पागल हो जाएगी। और सचमुच वो दूसरे दिन उसे अपने साथ ले गई। सारा प्रोग्राम तय हो गया, जैसे बिन्नी ही उसकी माँ हो। मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी गई। स्कूल ट्रिप पर भी वो जाती तो मुझसे लिपट कर रोने वाली वधू, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैं बाजार से उसके लिए कपड़े खरीद लाई, मिठाइयों के डिब्बे, सैंडलें, बूंदे, चूड़ियाँ, ब्रोच। उसने किसी भी चीज़ की तरफ झांका भी नहीं। मैं स्टेशन भी गई, आंखों में टीस उठने तक जाती हुई ट्रेन को देखती रही, पर किसी खिड़की से कोई रुमाल, कोई हाथ मेरे लिए नहीं हिला, कोई आंख मेरे लिए गीली नहीं हुई। 8-10 दिन बाद बिन्नी का क्षमा याचना वाला पत्र आया था। लिखा था, विदु के लिए वातावरण का बदलाव बहुत ज़रूरी था। तुम उसे ऐसे तो भेजती नहीं, इसीलिए नाटक करना पड़ा। शायद वो भूल गई थी कि हर साल गर्मियों में दफ्तर की छुट्टी लेकर मैं उसे घुमा लाती थी। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा परिवेश में बदलाव भी ज़रूरी है। शायद मुझसे दूर रहकर वो मेरे बारे में ठीक से सोच सके। रिजल्ट आने तक मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया। परीक्षा फल बहुत ही निराशाजनक था। मुश्किल से हायर सेकेंड क्लास बन रहा था। आखिरी पेपर उसने लगभग पूरा ही दे दिया था। उसकी प्रिंसिपल बहुत दुखी हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी। मैंने कॉलेज का फॉर्म भरा और उसे लेने दिल्ली पहुंची। मुझे लगा था वो मुझे देखते ही लिपट जाएगी, पर देखा उसकी आंखों का वो हिंसक भाव
जरा भी सौम्य नहीं हो पाया है। बिन्नी की सास, जिठानी, पति सभी उसके नम्र और मधुर स्वभाव की प्रशंसा किए जा रहे थे। सुनकर मन गर्व से फूल भी रहा था। लग रहा था काश इसका एक शतांश ही मेरे हिस्से में आता। मौका देख रही थी कि उससे चलने के लिए बात करूं कि उसने खुद ही मुझे छत पर आ घेरा। क्यों यहाँ आई हो? उसने उसी स्वर में पूछा जो उसने सिर्फ मेरे लिए सुरक्षित कर रखा था। घर नहीं चलना है गुड़िया? मैंने ज़बरदस्ती स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। मैंने तुम्हारा फॉर्म भर दिया है। जीडीसी में जाओगी ना? तुम्हारी सभी सहेलियां वहीं जा रही हैं, लता, मीरा, अनुभा, आयशा, सब। मेरी कोई सहेली नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे उस जेल में वापस नहीं जाना, बस। और वो किसी शेरनी की तरह गर्वोन्नत चाल से वहां से चली गई। घोर असमंजस में पड़ी मैं देर तक छत पर टहलती रही। रात के खाने पर कुंवर जी ने ही मेरी समस्या का समाधान किया। बोले, भाभी आपको जानकर खुशी होगी कि गुड़िया को इंद्रप्रस्थ में दाखिला मिल गया है। मेरी एक दूर की रिश्ते की भाभी वहाँ हैं, उन्हीं की कृपा से काम हुआ है। अब एमए तक आपको चिंता नहीं करनी होगी। मेरे कहने सुनने की गुंजाइश वहाँ थी ही नहीं, फिर भी उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर मन में एक संदेह का ज्वार उठा। बिन्नी को एक तरफ ले जाकर कहा, कहाँ का झमेला मोल ले रही है? जानती है सयानी लड़की आग की तरह होती है, इसे संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तभी तो तुमसे बिना पूछे यहाँ दाखिला करा दिया है। तुम तो दिन भर रहती हो दफ्तर में, अकेली लड़की घर में रहेगी तो डर ही रहता है। यहाँ तो मैं हूँ, अम्मा जी हैं, भाभी जी हैं। इस दलील का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जैसे गई थी वैसे ही लौट आई मैं। जाते समय मन में उत्साह था, लौटते हुए निराशा। उस निराशा भरी मानसिक अवस्था में घर और भी सूना लग उठा। शाम को डॉक्टर साहब के चीकू ने पूछा, दीदी नहीं आई आंटी? जवाब देते देते मैं एकदम रो पड़ी। उस रात डॉक्टर दंपति देर तक मुझे बैठे समझाते रहे। अगले 3-4 दिनों तक भी चाय नाश्ता वहीं से आता रहा। आखिरकार मुझे ही शर्म आने लगी। सारी उदासी एक ओर फेंक कर मैं नए सिरे से अपनी दिनचर्या में जुट गई। पिछले 2-3 महीने मैं स्वप्नावस्था में जी रही थी। सोते बैठते मेरा मन गुड़िया में ही लगा रहता था। अब मन उतना बिखरा बिखरा नहीं रहा। एक बार मनुष्य निश्चय कर ले तो सब कुछ सहज हो जाता है। मैंने सारा संचित दुलार चीकू पर उड़ेलना प्रारंभ किया। बड़ा प्यारा बच्चा था। गैलरी में खड़े होकर मेरे दफ्तर से लौटने की राह देखा करता। उसके लिए आते हुए रोज़ मैं फल, बिस्कुट, खिलौने, टॉफ़ी कुछ ना कुछ लेकर ही आती। उसके माँ बाप बहुत नाराज़ होते, पर मुझसे खाली हाथ घर आया नहीं जाता। दिवाली की छुट्टियों में विधु की प्रतीक्षा थी, पर 1 महीना पहले बिन्नी ने लिखा कि उसके कॉलेज की ट्रिप गोवा जा रही है। अगर मैं कह दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने कम पैसों में इतनी दूर जाने का सुयोग फिर नहीं जुटेगा। मैंने चुपचाप पैसे भेज दिए। हैरत की बात तो यह कि इस अपेक्षा भंग पर मुझे जरा भी आश्चर्य या दुख नहीं हुआ, जैसे मुझे इस बात का पहले से ही अनुमान था। यूँ दिवाली से पहले पहले सारी ट्रिपें लौट आया करती हैं, पर बिन्नी वगैरह को असमंजस से बचाने के लिए मैंने लिख दिया है कि मैं भी दिवाली भैया के यहाँ ही कर रही हूँ और अम्मा से मिलने चली गई। क्रिसमस की छुट्टियों में बिन्नी खुद ही उसे लेकर आई। इन 6 महीनों में वो एकदम बड़ी सी लग उठी थी। दिल्ली की पॉलिश उसकी बोलचाल में, रहन सहन में आ गई थी। वो निश्चय ही पहले से अधिक सुंदर हो गई थी, पर साथ ही ये लगता रहा कि ये मेरी गुड़िया नहीं है, बिन्नी की लड़की है। लगा कि बाजार से अपनी पसंद की चीज़ लाकर उसे पहनाने का अधिकार मेरा नहीं रहा। जाते हुए बिन्नी की तरह उसके हाथों पर मैंने भी रुपए रख दिए थे। वो 10-12 दिन रही, पर एक दिन भी हम लोग निकट नहीं आ सके। वो और मैं दोनों ही अकेले में सामने पड़ने से कतराते रहे। जाने से पहले एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा था, विदु, गर्मियों की छुट्टियों का क्या प्रोग्राम है? वो सिर्फ मुझे घूरती ही रह गई थी। क्या दिल्ली ही में बनी रहोगी? कम से कम छुट्टियों में तो बाहर जाया करो। यहाँ ना आना चाहो तो नागपुर चली जाना, मामा जी के यहाँ। नहीं तो किसी दिन बिन्नी के घर वाले बोर हो जाएंगे। वो कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मामा जी के पास चली जाऊंगी, पर एक शर्त है, तुम नहीं जाओगी मेरे साथ। ये कहते कहते उसकी आंखों में वैसा ही हिंसक भाव तैराया था। उसकी इन आंखों से मुझे डर सा लगने लगा था। कई बार लगा इसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाऊं। दिल्ली में थी तो एक बार बिन्नी से दबी जबान से चर्चा भी की थी, लेकिन वो मुझ पर बरस पड़ी थी। भाभी, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ तुमसे नाराज है। इसका कारण जो भी रहा हो, पर वो एक नॉर्मल लड़की है। ऐसी वैसी जगह उसे दिखाती फिरी तो कल को जरूर पागल हो जाएगी। किसी को भनक भी पड़ गई तो कल को शादी होनी भी मुश्किल हो जाएगी। शायद बिन्नी ठीक ही कहती थी। इन दोनों मुझे छोड़कर शायद सभी ठीक थे, लेकिन मेरी हर बात काटी जाती थी। विधु का हित अहित जैसे मुझसे ज़्यादा ये लोग समझते थे। मुझसे तो खैर वो नाराज थी ही, पर छुट्टियों में
ना वो अपनी सहेलियों से मिली, ना स्कूल में मिलने गई, ना पड़ोसियों के निमंत्रण स्वीकार किए। उसकी प्रिंसिपल को तो खैर मैंने समझा दिया कि रिजल्ट खराब होने की वजह से वो आपके सामने नहीं आ रही, पर और लोगों की राय को मैं नहीं बदल सकी कि दिल्ली जाकर विदु घमंडी हो गई है। उन लोगों के जाने के बाद की बात है, रविवार की सुबह मैं डॉक्टर साहब के यहाँ बैठी हुई थी। यूं तो मेरा अधिकतर समय वहीं बीतता था, पर उस रोज डोसा इडली का प्रोग्राम था। मैं विशेष रूप से निमंत्रित थी। बातों के दौरान डॉक्टर साहब बोले, इस बार विदु कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला, नहीं तो इन दोनों घरों में उसकी वजह से काफ़ी रौनक हुआ करती थी। मैं तो खुद हैरान हूँ, पता नहीं एकदम कैसी हो गई है। कहाँ तो सहेलियों के बिना एक पल चैन नहीं आता था उसे, और अब इतने दिनों बाद आई भी तो ना तो किसी के घर गई, ना घर आई लड़कियों से ढंग से बात ही की। चिट्ठी विट्ठी लिखना तो दूर ही रहा, बस दिन भर बुई और उसके बच्चे, यही उसकी दुनिया हो गई है। मैंने कहा, लगता है फर्स्ट क्लास खोने के बाद को उसने ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कोई इतनी बड़ी बात तो। भाभी, आप नहीं समझेंगी, ये किशोर मनोविज्ञान बड़ा अजीब होता है। कौन सी बात उनके लिए बड़ी हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। उसके लिए तो अपना रिजल्ट हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। शर्म तो उसे अपने आप पे आ रही है, लेकिन अपने को बचाने के लिए सारा गुस्सा दूसरों पे निकाल रही है। एकाएक ठोकर लग जाने पर हम लोग सामने वाले पर भड़क उठते हैं ना, वैसे ही। डॉक्टर साहब की बात मन को भीतर तक छू गई। मेरा व्यथित मन उनकी सांत्वना के लिए तड़प उठा। भर्राए कंठ से मैंने कहा, वो थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती तो मैं उसे समझाना चाहती थी कि ये ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो व्यर्थ ही अपना जी जला रही है। पर क्या करूं, वो तो मुझमें भी विश्वास खो चुकी है। मुझसे ज़्यादा उसे इन दिनों बिन्नी पर विश्वास है। ये भावुकता का एक दौर है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। सबसे ज़्यादा तो वो आपसे जुड़ी हुई है, इसीलिए आपके सामने सबसे ज़्यादा अपराधी महसूस करती है। ये उदासीनता तो अपनी शर्म को छिपाने का एक बहाना भर है। कितना ठीक निदान किया था उन्होंने। कारण चाहे उन्हें अज्ञात रहा हो, पर मर्ज उन्होंने ठीक ही पकड़ लिया था। भाभी, मैंने कहा ना, इस बात पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। मेरी विचार तंत्रा को तोड़ते हुए उन्होंने कहा। फिर पत्नी से बोले, आभा, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इन्हें बिल्कुल अकेला मत छोड़ा करो। दिन भर पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। मैंने अनजाने ही मिसेस मित्रा की ओर देखा। वे चुपचाप सर्व करती रहीं। हमेशा की तरह पति की बातों का समर्थन उन्होंने नहीं किया। उनकी परिचित मुस्कुराहट भी चेहरे पर नहीं आई। उनके व्यवहार में एक अव्यक्त ठंडापन था, जिसे केवल नारी ही समझ सकती है। मुझे लगा कि यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे होता आ रहा है। चीकू भी अब ज़्यादा देर मेरे पास नहीं बैठ पाता। कभी दूध पीने के बहाने, कभी नहाने या पढ़ने के बहाने मम्मी उसे बुला ले जाती। डॉक्टर साहब के व्यवहार में ज़रूर कोई फ़र्क नहीं आया। अक्सर निमंत्रण की पहल वे ही करते, और शायद यही अनर्थ की जड़ थी। शर्म से भर उठी मैं। मेरे छोटे भाई की उम्र के रहे होंगे वे बेचारे, पर अकेली औरत तो असुरक्षित होती है। उसके संबंध में इतनी ऊंच नीच कौन देखता है। घर लौटने का ये एकमात्र आकर्षण समाप्त होने पर मैंने दफ्तर में अपने को काम से लाद लिया। आंखें दुखाती, उंगलियों के पोर पोर दर्द कर उठते, पर मैं मशीन पर बैठी रहती। इसका एक लाभ ये भी होता कि रात बिस्तर से पीठ लगते ही नींद आ जाती। एक दिन साहब ने पूछ ही लिया, क्या बात है मिसेज नरेंद्र, आजकल आपको घर भागने की जल्दी नहीं रहती? जी, बेबी इन दिनों दिल्ली में है, वहीं पढ़ रही है। घर पर अकेले बैठना होता है तो यहाँ बैठ लेती हूँ, मैंने नम्रता से कहा। दिल्ली पढ़ रही है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शहर है। देखना कुछ दिनों बाद वो यहाँ आना भी पसंद नहीं करेगी। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। 10 साल बाद इस घटिया शहर में रहने के बाद भी वहाँ की खुशनुमा यादें धुंधली नहीं हुई हैं। बड़ी छोटी सी बातचीत थी, पर उस अनौपचारिक बातचीत ने हम लोगों के बीच का कुछ अंतर तो घटा ही दिया था। उस दिन उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाई। इसके बाद किसी दिन गाड़ी में लिफ्ट भी दी। किसी दिन बाजार में सामना हो जाने पे कॉफ़ी हाउस में आमंत्रित भी किया। शायद वे ईमानदारी से मेरा अकेलापन बांटना चाहते थे। शायद उनकी नीयत उतनी साफ भी ना हो, पर मुझे शिकायत का कभी मौका नहीं मिला। पर दफ्तर में सबकी दृष्टि में एक मौन उपालंब उतर आया। जो आंखें पहले आदर से झुक जाती थी, अब बेबाकी से मेरा पीछा करती। जब जब केबिन से बुलावा आता, लगता जैसे मैं घूरती हुई आंखों का गार्ड ऑफ ऑनर लेती जा रही हूँ। तब समय काटने के लिए मैं लाइब्रेरी जाने लगी। सब ओर से कटकर यूँ किताबों की दुनिया में खो जाना बड़ा प्यारा लगा। बड़ी कोफ्त हुई कि ये बात पहले क्यों न सूझी। वहीं लाइब्रेरी में कोई दुर्लभ पुस्तक खोजते हुए एक दिन प्रोफेसर गुप्ता मिल गए। नरेंद्र के सहपाठी रह चुके थे, घर पर भी कभी आते रहे थे। वे मनुहार करके घर ले गए। मिसेस गुप्ता और बच्चे बड़े प्रेम से मिले।
मुझे ज़बरदस्ती खाने के लिए रोक लिया गया। लौटी तो नए पुराने लेखकों की 10-12 पुस्तकें मेरे हाथ में थीं। प्रोफेसर साहब खुद घर तक छोड़ गए थे। लेकिन ये स्नेह और आदर हर बार नहीं मिला। चौथी बार जब मैं पुस्तकें लौटाने गई तो गृह स्वामिनी बाहर भी नहीं आई, वहीं रसोई में बैठी बच्चों पर चीखती रहीं। अनुभव के कड़वे घूंट पीकर मैंने जान लिया कि मैं समस्त पत्नी समाज के लिए खतरे का निशान बन गई हूँ। तब मैंने पार्क का आश्रय लिया। एमए समाजशास्त्र का फॉर्म भरकर इतने दिनों की छूटी पढ़ाई फिर प्रारंभ कर दी। पार्क के एकांत कोने में बैठकर देर तक पढ़ती रहती। विधु को दिल्ली गए 2 साल हो गए थे। इस बीच जब भी आई अपनी बुई के साथ ही आई। इसीलिए उस दिन घर लौटने पर एकदम सामने बिन्नी को अकेले देखा तो मैं चकित रह गई। अरे कब आई? दोपहर को। तो फ़ोन क्यों नहीं कर दिया? मिसेज मित्रा बोली तुम शायद दफ्तर में मिलोगी नहीं। मैंने ताला खोला। वो मेरे पीछे पीछे घर में आई। जरा साड़ी बदल लूँ बिन्नी, बस 1 मिनट में खाना बनाती हूँ। भाभी मैंने पड़ोस में खा लिया है। मिसेज मित्रा बोली तुम कई बार बाहर ही खा आती हो, तुम्हारे लिए तो बना ही देती हूँ। मैंने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। परीक्षा दे रही हो क्या? उसने मेरी पुस्तकें उलटते पुलटते पूछा। हाँ, मिसेज मित्रा ने ये नहीं बताया क्या तुम्हें? मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तल्ख हो गई थी। मैंने गैस जलाकर कॉफ़ी बनाई। 1 कप उसे दिया, 1 अपने लिए भर लिया। अलमारी से ब्रेड निकाली और खाना शुरू कर दिया। ये क्या, आज सिर्फ ब्रेड ही? बिन्नी ने पूछा। हाँ, जिस दिन बाहर नहीं खाती घर पर इसी तरह से पेट भर लेती हूँ। रात बिस्तर पर आते ही उसने कहा, भाभी तुम्हें शायद मिसेज मित्रा की बात बुरी लग गई, पर तुम किसी के मुंह पर हाथ तो नहीं रख सकती ना। उनकी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती, क्योंकि कोई भी औरत इतनी दरियादिल नहीं हो सकती। मैं बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ उसे देखती रही। वो अपनी रॉ में कहे जा रही थी, हम लोग कोई महात्मा नहीं हैं, हाड़ मांस के मनुष्य हैं। पहाड़ की ज़िंदगी अकेले काटना बड़ा कठिन होता है। ये क्या मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी औचित्य की सीमा लांघना तो ठीक नहीं। आखिर तुम्हें कहना क्या है? मैंने खींच कर कहा। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था। ये बित्ते भर की छोकरी जिसे मैंने फ्रॉक और 2 चोटी में देखा था, मुझे नीति और धर्म का पाठ पढ़ा रही थी। मुझे जो कहना था वो तो मैंने तब भी कहा था जब भैया की मृत्यु हुई थी। आज कोई नई बात नहीं कहूँगी मैं नहीं सोचती आज उस चर्चा की कोई ज़रूरत है, मैंने रुखाई से कहा। बिन्नी तनक कर बैठ गई। ज़रूरत कैसे नहीं है? आज इस चर्चा की जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं हुई थी। तुम्हें मालूम है कि विधु के अवचेतन में तुम्हारे कारण कैसी कैसी ग्रंथियाँ पड़ गई हैं। शायद इसीलिए वो तुमसे इतनी नफरत करती है। बीए में मनोविज्ञान लेने से कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हो जाता बिन्नी, मैंने व्यंग किया। ये बात मेरी है भी नहीं, ये बात दिल्ली के एक बड़े मनोविशेषज्ञ ने बतलाई है। भाभी जी विधु को लेकर वहीं गई थी। तुम्हारी जिठानी जी को मेरी बेटी में इतनी दिलचस्पी दिखाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? ज़रूरत तो सचमुच आ पड़ी है। दीपू गुड़िया पर जान दिए बैठा है और भाभी जी चाहती हैं कि उसे इंग्लैंड भेजने से पहले कम से कम मंगनी तो हो ही जाए। इसीलिए वे उसे डॉक्टरों के पास ले जाती रही हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। प्लीज़ भाभी मना मत करना, इतना अच्छा लड़का फिर हाथ नहीं आएगा। लेकिन वो तो बहुत छोटी है अभी, मैंने कांपते स्वर में कहा। कहाँ छोटी है, मुझसे भी 1 हाथ लंबी निकल गई है और इतनी प्यारी लगती है आजकल। दीपू उस पर मर मिटा है तो कोई आश्चर्य नहीं है। भाभी जी और अम्मा जी उस पर जान छिड़कती हैं। बस उसके फिट्स के बारे में मन डामाडोल था, इसलिए डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि माँ को लेकर इसके मन में कुछ कॉम्प्लेक्स है, गांठ है। इसी से माँ के सामने पड़ते ही अपना संतुलन खो बैठती है। भाभी तुम नहीं जानती, तुमने अनजाने में उसके साथ कितना अन्याय किया है। वो जो यहाँ से मैं उसे ले गई तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो ये लड़की सचमुच हाथ से निकल जाती। तुम लोगों ने गलत समझा है बिन्नी। दरअसल बात यह है। भावावेश में कहते कहते मैं एकाएक रुक गई। ये क्या कहने जा रही थी मैं? ये ठीक है कि अब इतने दिनों बाद गंगाधर वाली बात बिल्कुल बेमानी लग रही थी, लेकिन उस दिन तो मेरे लिए कितनी बड़ी दुर्घटना प्रतीत हुई थी। पहली बार सुनने पर बिन्नी की क्या वही प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्या उसकी कल्पना के ताने बाने घटना को अतिरंजित रूप नहीं दे देंगे? तब क्या इसी आग्रह के साथ वो गुड़िया को अपने घर की बहू बनाने पर राजी होगी? हो भी गई तो क्या वही आदर और स्नेह दे सकेगी? अपनी गुड़िया के साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रही थी मैं। तू ठीक कह रही बिन्नी, अकेलापन कभी कभी इतना असहनीय हो जाता है कि उचित अनुचित कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने तकिए में मुंह छिपा कर कहा। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकी थी मैं? मेरे उन उद्गारों के साथ ही बिन्नी का रोष पता नहीं कहाँ मिला गया। एक साथ मेरी माँ, मेरी सखी, मेरी बिटिया बनकर मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। उसके स्नेहिल स्पर्श से मेरे इतने दिनों का संचित दर्द आंसू बनकर फूट पड़ा था और मैं रोते रोते सो गई थी।
उसकी शादी में मैं नहीं जा पाई थी। उसे वधू वेश में देखने का अरमान मैंने मन ही मन जब्त कर लिया था। रिश्ते के देवर कन्यादान कराए थे। सारी तैयारी बिन्नी ने ही की थी। मैंने सिर्फ रुपए भेज दिए थे। अपनी सारी संचित पूंजी मैंने लुटा दी थी। जीवन का कोई अर्थ बाकी नहीं रहा था। फिर भी मैं मर नहीं सकी थी। एक आशा थी कि कल को गुड़िया माँ बनेगी, अपने ही रक्त मांस के पिंड उसकी गोद में खेलेगा। तब शायद वो जान सकेगी कि माँ के लिए छोटे छोटे भय भी कितने बड़े हो उठते हैं। उस दिन उसे मेरी याद अवश्य आएगी। तब अगर मुझे नहीं पाएगी तो उसकी हंसी में हमेशा के लिए ग्रहण लग जाएगा। उस दिन की प्रतीक्षा में मुझे जीना था और इस प्रतीक्षा को सफल बनाने के लिए मैंने मिसेस कोहली बनना स्वीकार कर लिया था। अखबारी कागज पर चलकर ये रिश्ता मेरे पास आया था, इसलिए इसने मेरा तन ही बांधा था। मन अब भी अतीत के गलियारों में भटक रहा था। सूरज की तीखी किरणों ने मुझे वर्तमान में लापटका। कन्याकुमारी का प्रसिद्ध सूर्योदय मैं देख नहीं पाई थी। खुली आंखों से भी अंधी बनी रह गई थी मैं। भागी भागी मैं होटल की तरफ वापस आई। संकोच के साथ मैंने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर कोहली शेव कर रहे थे। कहाँ गायब हो गई थी? मैं तो पुलिस में रिपोर्ट देने जा रहा था, उन्होंने मजाक किया। सूर्योदय देखने गई थी। कैसा लगा? कुछ खास नहीं, कल आपके साथ देखूंगी, शायद अच्छा लगे। क्या मैं इसे अपनी तारीफ मानूं? उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पर दूसरे क्षण उनका चेहरा शरारत भरी मुस्कुराहट से दमक उठा और मैंने स्वस्थ की सांस ली। सुनो, चाय आकर लौट गई है। नीचे जाकर चाय के लिए कह देना और कैंटीन से एक पैकेट सिगरेट का भी लेती आना। चाय के लिए कहते हुए बेहद संकोच हुआ मैंने। बेचारे मेरे लिए अब तक रुके रहे और सिगरेट लेते हुए तो मेरी ग्लानि की सीमा ही नहीं रही। 15 दिन में मैं ये जान ही नहीं पाई थी कि डॉक्टर कोहली कौन सा ब्रांड पीते हैं। ऊपर पहुंची तो चाय लग चुकी थी। डॉक्टर कोहली अखबार हाथ में लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। सॉरी कहते हुए मैंने तत्परता से चाय बनाई और हम लोग दुनिया जहान की बातों में खो गए। मुझे मालूम था कि चाय के बाद वे फ़ौरन सिगरेट की तलब करेंगे। मैंने फुर्ती से उनका चांदी का सिगरेट केस उठाकर पैकेट की सारी सिगरेट उसमें डाल दी और पैकेट छिपा लिया। वे अखबार में खोए हुए थे। सिगरेट केस बंद करते हुए मुझे लगा मैंने अंदर कुछ देखा है। मैंने दोबारा उसे खोला। ढक्कन के अंदर की तरफ एक तस्वीर थी। 2 गुलाब के फूल मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। उनकी आंखें झील की तरह नीली थीं, शायद अपनी माँ की तरह, पर सारे नाक नक्श हूबहू अपने पिता की तरह थे। मैंने अनायास ही उनकी तरफ देखा। अखबार एक ओर पड़ा था और उनकी आंखें दीवार पर लगे कैलेंडर में टक गई थीं, पर मैं समझ गई थी कि उन आंखों में मदुराई का मीनाक्षी मंदिर नहीं है। उन आंखों में उस वक्त टेक्सास के किसी नगर की छवि है। उस नगर का एक साफ सुथरा मोहल्ला, उसी मोहल्ले में एक प्यारा सा घर, उसमें एक अप्सरा सी पत्नी, उस पत्नी की गोद में 2 फूल से बच्चे। खट! मैं चौंकी। उन्होंने केस में से एक सिगरेट निकाल कर उसे बंद किया था। वे बड़े सहज भाव से उसे सुलगा रहे थे, पर इस सहजता के पीछे कितना प्रयास था मेरी पारदर्शी आंखों ने देख लिया था। एकाएक उन पर मुझे ममता हो आई। पुरुष होने का कितना बड़ा दंड भुगत रहे थे। वे मन भर कर रो भी नहीं सकते थे। एकाएक उनका सारा दुख बांट लेने की इच्छा हुआ आई। व्यर्थ ही उनसे अपना दर्द छिपाती फिर रही थी मैं। वे भी तो मेरी ही तरह निर्वासन का दंड भुगत रहे थे, मेरी तरह अपने स्नेह के साम्राज्य से निष्कासित थे। बैरा जब चाय की ट्रे उठाकर ले गया तो मैं उठकर उनकी कुर्सी की बाह पर बैठ गई। उनके बालों में धीरे से अपने होंठ छुआते हुए मैंने कहा, कल गुड़िया के बारे में पूछ रहे थे ना, सुनिएगा। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई एक भावपूर्ण और सशक्त कहानी निष्कासन। आशा करती हूँ कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।